अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 3 और जो टॉपिक इसमें आज हम कवर करेंगे वो है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, जिन्हें आप कंडीशनल कंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं या कहा जाता है कि आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे जो कि दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नंबर 2 इज़ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आज लैब है और लैब में हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी कम कवर करें और हैंड्स ऑन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं भी डायरेक्टली जो है आप लोगों को एग्जांपल्स पे ले चलूँगा। थ्योरी इसकी थ्योरी की क्लास पे छोड़ देते हैं, जब आएगी तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के आपके दो टॉपिक हैं। बेसिकली आपको फेमिलियर करना है इफ एल्स स्टेटमेंट से, और इफ एल्स समझ में आ जाएगा तो आपको स्विच स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी इफ स्टेटमेंट की थ्योरी बताई हुई है, रीड कर देता हूँ लेकिन बात समझ में आपको कोड से ही आएगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहना है, इट इज़ यूज टू मेक these decision that if statement check whether the टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड पैरेंथेसिस इज ट्रू और नॉट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो बात इतनी समझा नहीं पा रही। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपकी वैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सामने जो आपकी एक फ्लो चार्ट बना हुआ है इसके रिस्पेक्ट से लिखी हुई है, टेस्ट एक्सप्रेशन और ये वर्ड यूज हुए हैं। ठीक है, result of the expression is true या non-zero, the block of statement between if and else is executed, result of expression is false या zero, then block of statement between if and else is skip। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन है एक, टेस्ट एक्सप्रेशन कह रहे हैं या जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं। तो कंडीशन कह रहे हैं या तो ट्रू हो जाती है या तो फॉल्स हो जाती है, या फिर अगर वो ट्रू और फॉल्स में डील नहीं करे, नुमेरिक है तो नुमेरिक में ज़ीरो और नॉन ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है। तो फॉल्स इज़ इक्वेलेंट टू ज़ीरो एंड ट्रू इज़ इक्वेलेंट टू नॉन ज़ीरो, फिर चाहे पॉजिटिव नंबर हो फिर चाहे नेगेटिव नंबर हो। ज़ीरो इज़ फॉल्स, अदर देन ज़ीरो ऑल नंबर्स आर कंसिडर्ड ट्रू। ठीक है, तो उसके बेस पे डिसीजन लेना होता है कि कुछ काम हम करें या ना करें। तो इसको हम एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं डायरेक्टली। तो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ डेफसी और हम इसको किसी एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मैंने हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनकी लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली। इसके अलावा एक और इंक्लूड करवाते हैं हम हमेशा ही, और वो कौन सी है, कॉन io.h। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में इंट मेन वॉइड लिखें ना लिखें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लास्ट की लाइन रिटर्न ज़ीरो, और प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए गेट सी एच। ठीक है, ये एज इट इज़ रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारी कोडिंग होगी जो भी होगी वो इसके ऊपर। ठीक है, इस फाइल को मैं कर लेता हूँ टेम्पलेट बनाने के बाद सेव। अच्छा, इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और इसका नाम है लैब 3। ये लैब 3 नहीं, इसको सिर्फ मैं दे देता हूँ इफ़ स्टेटमेंट, और फाइल टाइप होनी चाहिए मेरे पास, बेहतर है कि सी हो। सी प्लस प्लस पे भी आपका ये कोड रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। तो वो सी का सिंटेक्स भी समझता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि कुछ सिंटेक्स जो सी का नहीं है वो आप इसमें लिख देंगे, सी प्लस प्लस का होगा तो वो भी चल जाएगा, और आप ये गलत एजम्पशन अपने जहनों में क्रिएट कर लेंगे कि ये सी का कोड था जो मैंने रन किया है, जबकि वो हो सकता है सी प्लस प्लस। तो इट्स बेटर कि आप सी ही एक्सटेंशन सेलेक्ट करें ताकि जो कोड आप रन करें वो प्योर सी का कोड हो। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम एक बड़ा सिंपल से लेता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ कि यूज़र से कहता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, मतलब एक उसको मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ, और उसे कह देता हूँ एंटर अ नंबर,
और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और जो उसके बाद करा लेता हूँ स्कैनएफ। और स्कैनएफ का तरीका क्या, अच्छा नंबर मैं इंटीजर ही रख रहा हूँ, होल पे नहीं जा रहे, तो %d। और नंबर को चूंकि मुझे स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में और मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है तो मैं ऊपर कर लेता हूँ नम। तो इससे पहले अगर मैंने नंबर को यूज़ किया है तो सी की जो सिंटेक्स रूल है वो कहते हैं कि वेरिएबल को आप यूज़ करने से पहले उसे लाजमी डिक्लेयर करें, तो ये मैंने ऊपर इसे डिक्लेयर कर लिया, एंटर नम। मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइजेशन नहीं कराई। और उसकी वैल्यू जो असाइन हुई है वो जाके कहाँ से असाइन हुई है, स्कैनएफ स्टेटमेंट से। तो ये दो लाइन क्या करेंगी, यूज़र से कहेगा एक एंटर अ नंबर मैसेज देगा, यूज़र को मैसेज मिलेगा तो यूज़र को समझ में आ जाएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उससे, तो वो एक नंबर एंटर कर देगा। ठीक है, और मैं वापस इधर क्या करा दूंगा, प्रिंट एफ मैसेज दे दूंगा कि यू हैव एंटर्ड %d, यानी आपने जो है क्या एंटर किया है, %d। लाइन चेंज कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए, यू हैव एंटर्ड %d। और यहाँ पे नम की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रिकैप भी हो जाएगा आपका प्रीवियस जो हम अब तक करते हैं। इस प्रोग्राम को कर लेते हैं कंपाइल, सेव किया मैंने, F9 किया कंपाइल, होपफुली कोई एरर नहीं होंगे, नो एरर्स। देन मैंने इसको किया रन, एंटर नंबर मैंने 5 एंटर किया, यू हैव एंटर्ड 5। ठीक है, दोबारा से रन कर लेता हूँ, मैंने 0 एंटर किया, 0 पे भी यही मैसेज मिल रहा है। दोबारा से रन कर लेता हूँ, मैंने माइनस नेगेटिव को नंबर एंटर किया और ये मुझे वही रिटर्न करा है। सो फार सो गुड, जो नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ वही मुझे रिटर्न होकर मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाता हूँ। चेंजेस क्या लानी है, मैं चाहूँगा कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर एंटर करे। ठीक है, एंटर आ पॉजिटिव नंबर। मैंने यूज़र से कहा है भाई आप पॉजिटिव नंबर एंटर करें, नेगेटिव नंबर एंटर ना करें। ठीक है, आप पॉजिटिव नंबर एंटर करें, नेगेटिव नंबर एंटर ना करें। और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, कंपाइल किया मैंने सेव के बाद दोबारा से और मैंने इसको कर दिया रन। अब मैं यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। यूज़र बहुत अच्छा था मेरा, समझ गया बात और उसने वही एंटर किया जो मेरा जो है कहना चाहिए कि नॉर्मल केस है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंटर किया। ठीक है, एक और मरतबा यूज़र आया, मैंने उससे कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, उसने नंबर एंटर किया पॉजिटिव। ठीक है, ये सब नॉर्मल केसेस हैं कि मैं यूज़र से जैसा कह रहा हूँ यूज़र वैसे ही कर रहे हैं। फिर मैंने यूज़र से कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूज़र ने 0 एंटर किया, तब भी ठीक है, 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहते और साइन नहीं लगा हुआ तो हम चले अगर रिज्यूम कर लेते हैं 0 भी पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर्स में ही आ जाता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, लेकिन 0 पे हम हमारा प्रोग्राम वॉयलेट नहीं हो रहा, वार्निंग जनरेट नहीं करनी चाहिए। फिर रन करता हूँ, यूज़र से कह रहा हूँ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास यूज़र आया है वो इतना फॉलोइंग नहीं है, समझ रहे। मैंने उसको कहा पॉजिटिव नंबर एंटर करें लेकिन वो थोड़ा सा डिलिक्वेंट है और उसने एक नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया और मैसेज मिल रहा है यू हैव एंटर्ड -98। हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव नंबर, ऐसा हो सकता है कि मैं वही वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो कन्वर्जन की थी हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर। याद है आप लोगों को वो प्रोग्राम के डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के जो हमने प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन उसकी ये थी कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करे, क्योंकि वो उस एल्गोरिथम जो हमने इम्प्लीमेंट किया था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को सॉल्व करता था। तो मैं नेगेटिव नंबर पे वो एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकता, तो उधर तो रिक्वायरमेंट मस्ट थी कि यूज़र पॉजिटिव नंबर ही एंटर करे। लेकिन यहाँ पर समझ लें कि आगे मैं चल के वही प्रोग्राम चलाने वाला हूँ, लेकिन यूज़र ने पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं किया तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या आगे बढ़ूँगा तो मेरा प्रोग्राम चलेगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि नंबर तो नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि
मैंने जो बिल्कुल फ्लो ऑफ प्रोग्राम सिक्वेंशियल अपना एज्यूम किया था कि मेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप नीचे आते आते चलता जाएगा और सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल केसेस को जो है जहन में रख कंसिडर करते हुए इसकी कोडिंग की थी। एज केसेस को नहीं देखा था। एज केसेस ये है कि अगर अच्छा ना हो तो फिर क्या हो। तो यहाँ पे अब एक मसला है, और मसला क्या है कि यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया और मैं चाहता हूँ कि यूज़र को आगे बढ़ने ना दूँ, या मैं यूज़र को इन्फॉर्म करूँ कि आपने जो है नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया और ये बात सही नहीं, या किसी भी किस्म का कोई मैसेज। तो मैं यू हैव एंटर्ड से पहले प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंटफ, और सिर्फ यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ यू, या प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव नंबर दे देते हैं। चलो, प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिर्फ एक मैसेज दे दिया। और लाइन यहाँ पे भी कर लेते हैं हम चेंज, ठीक है। सिंपली मैंने एक लाइन ऐड करी, और आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि प्रोग्रामिंग में जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर आपकी कोई चीज़ इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। पहले वो लाइन जो टॉप पहले आ रही है इनकाउंटर होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन एंड सो ऑन। तो इसका आउटपुट आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा क्या आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलती की, सेमीकोलन मिस किया, तो कंपाइलर ने मुझे बता दिया, और नो एरर्स एंड रन। मैंने यूज़र से कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूज़र ने फिर नेगेटिव नंबर एंटर किया, और उसे मैंने कहा प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और यू हैव एंटर्ड -9। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने यूज़र को नोटिफिकेशन दे दी कि भाई आप जो है पॉजिटिव नंबर एंटर करें, आपने जो अभी एंटर किया है वो है 9। चलें फिर रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम। अभी नेगेटिव के लिए तो ठीक है, यूज़र को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ तो ये मैसेज यूज़र को तब भी मिल रहा है। मतलब ये यूज़र को मैसेज तब भी मिल रहा है कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जबकि यूज़र ने ऑलरेडी पॉजिटिव किया, तो यूज़र तो इरिटेट हो जाएगा, कहेगा पॉजिटिव ही तो एंटर किया है मैंने, तो ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने तो सही काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज मैं बिल्कुल इस तरह हैंगिंग नहीं छोड़ सकता कि नेगेटिव नंबर आया पॉजिटिव नंबर आया, दोनों केसेस आए, क्योंकि ये मैसेज सेलेक्टिव टाइप का है, यानी ये मैसेज हमेशा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस में ये मैसेज आना चाहिए और कुछ केसेस में ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो मैं कब चाहता हूँ कि ये मैसेज आए और कब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ना आए, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें, ये कब मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और कब डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जी क्लास, थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है कि मैं कब चाहता हूँ ये मैसेज डिस्प्ले हो, ये वाली लाइन, ये लाइन कब डिस्प्ले हो। क्या सिचुएशन कंडीशन ऐसी है कोई मेरे पास कि जब ये मैसेज डिस्प्ले होना वैलिड लगे, वायबल है, अदर देन दैट कंडीशन ये डिस्प्ले ना हो। बिल्कुल, जब यूज़र सिर्फ नेगेटिव नंबर एंटर करे ये मैसेज तभी डिस्प्ले होना चाहिए। तो कोई तरीका है कि मैं पता लगा सकूं मेरा नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो नेगेटिव है। कोई तरीका अब तक की आपकी जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है इसमें आप बताएं, आप बता सकते हैं कि नंबर नेगेटिव कैसे पता लग सकता है। ठीक है, मेरे पास एक जवाब आया है कि सर द नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी अगर मेरा नंबर लेस देन ज़ीरो है, यानी अगर मैं ये चेक कर लूँ कि नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है, मैं ये अगर चेक कर लूँ कि नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि तब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। नंबर की वैल्यू, नंबर तो यूज़र एंटर करेगा, तो नंबर जब यूज़र एंटर कर देगा उसके बाद ही मैं चेक कर सकता हूँ कि नंबर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, तो ही ये मैसेज डिस्प्ले हो। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन ये सॉर्ट ऑफ मैंने एक कंडीशन लगा दी, और आपको पता है कल हमने ये ऑपरेटर डिस्कस किए, लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशनशिप ऑपरेटर जो है, इसके रिजल्ट्स या तो ट्रू आते हैं या फॉल्स आते हैं। ठीक है, हमने ये बात कल ही डिस्कस करी कि रिलेशनशिप ऑपरेटर के रिजल्ट या तो ट्रू आते हैं या फॉल्स आते हैं। तो
इसका रिजल्ट या तो रिजल्ट विल आइदर बी ट्रू और फॉल्स। किसका रिजल्ट? इस लाइन का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। कंडीशन या कंडीशन रिजल्ट लिख लेते हैं तो बेहतर है। कंडीशन will either result in true or false, result in true और false। तो कंडीशन के हमेशा रिजल्ट या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये सॉर्ट ऑफ कंडीशन है, लेकिन कंडीशन को मैं इस तरह हैंगिंग स्टेट में नहीं छोड़ सकता। कंडीशन से पहले मुझे अगर प्रोग्राम में कहीं कंडीशनल काम करना है, यानी कि मैं कभी चाहता हूँ ये काम हो, कभी चाहता हूँ ना हो, सेलेक्टिव, तो मैं कंडीशन जब भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ या एक रिजर्व वर्ड जिसका नाम है इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर मेरा नंबर लेस देन 0 हो जाए तो ये काम करो, वरना ये काम नहीं करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि इफ़ नंबर जो है मेरा लेस देन 0 हो जाए तो ये काम करो, अदरवाइज ये काम ना करो। तो सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, कंपाइल करता हूँ, रन करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है मेरे प्रोग्राम के आउटपुट। तो मैंने प्रेस किया F10, कहा गया यूज़र से एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और यूज़र ने एंटर किया नेगेटिव नंबर। तो उसे मैसेज मिला प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यू हैव एंटर्ड 9। ठीक है, नेगेटिव पे मिलना चाहिए, मैसेज मिल रहा है। मैंने फिर से रन किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम वही है, कोई चेंजेस नहीं की। अब मैंने उसे पॉजिटिव नंबर एंटर कर दिया। तो दैट्स इट। आप प्रोग्राम का मेरा बिहेवियर देख सकते हैं कि ये सिर्फ मुझे मैसेज दे रहा है यू हैव एंटर्ड 77। इसने वो वाला मैसेज नहीं दिया जिस पे लिखा हुआ था प्लीज़ एंटर्ड आ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव अगर यूज़र एंटर करता है तो उसे वो मैसेज देना बनता भी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम ने उसे वो मैसेज नहीं दिया, बल्कि वो वाली लाइन को कम्प्लीटली स्किप कर दिया। दोबारा देख लेते हैं एक और मरतबा एग्जाम्पल पे। मैं 0 एंटर करता हूँ तो 0 पे भी इसने वो मैसेज मुझे नहीं दिया। मैं फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और किसी नेगेटिव नंबर पे रन करता हूँ तो अब वो मैसेज आ रहा है। तो इट मीन्स कि मैंने अपने कोड में ये वाली लाइन से, कौन सी लाइन से, इस लाइन से ये बात क्लियर करी कि क्या हो, आउटपुट विंडो कहाँ गई मेरी? आउटपुट विंडो मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, ये रही आउटपुट विंडो। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, लाइन 11 एंड लाइन 12, इसमें लाइन 11 ये डिसाइड कर रही है कि ये लाइन 12 एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो इट मीन्स ये कह सकता हूँ कि लाइन 11 विल डिसाइड कि लाइन 12 विल बी एग्जीक्यूटेड और स्किप। आपने देखा कि नंबर की वैल्यू डिसाइड करेगी कि 11 पे जो कंडीशन मैंने लिखी है वो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, अगर तो वो ट्रू होगी, ट्रू का मतलब है हाँ अगर ये हो रहा है ठीक है जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो लाइन 12 को एग्जीक्यूट करूँ, वरना ये एग्जीक्यूट ना करूँ। इससे मेरा प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि मैं यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ। अभी तो मैं सिंपल एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ही स्टॉप कर सकता हूँ और आगे नहीं जाऊँगा। ये भी मैं कर सकता हूँ। इसका तरीका भी चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आसान सा तरीका है। अच्छा, आसान सा तरीका क्या है वो, कि मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर दूँ, मैं यूज़र को मज़ीद आगे जाने ही ना दूँ। तो एंड करने का तरीका ये है कि मैं ये वाली लाइन जो मेरे प्रोग्राम की एंडिंग लाइन है इसको मैं यहाँ लिख दूँ, ये मैसेज देता हूँ यूज़र को और यहीं पे लगा देता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, ये चीज़ जो है यूँ समझ लें कि ये रिटर्न 0 जो है मेन फंक्शन के अंदर ये बताता है कि एंड हो गया मेरा प्रोग्राम, इसीलिए तो लास्ट में लिखा होता है। ये मुझे बता रहा है एंड ऑफ द प्रोग्राम, और अगर ये मैंने रिटर्न 0 यहाँ लगा दिया तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलें इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या होता है। और ये मैंने किया F9, ये मैंने किया F10। अब देखते हैं यूज़र को अगर मैं नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ तो क्या होता है।
तो आपने देखा क्या हुआ, एंटर अ पॉजिटिव नंबर कहा, यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर किया, तो मैंने उसे कहा प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, मेरा प्रोग्राम आगे नहीं किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी यूज़र ने अगर गलत काम किया मैं उसे आगे जाने ही ना दूँ और अपना प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर दूँ। ठीक है, लेकिन इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं यूज़र को पॉजिटिव नंबर देता हूँ तो क्या होता है। तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने उसको कहा पॉजिटिव नंबर एंटर करो, उसने पॉजिटिव ही किया और मैंने उसको भी एंड कर दिया, जबकि मुझे एंड सिर्फ किस केस में करना था, मुझे एंड करना था कि नेगेटिव नंबर आए तो एंड होना चाहिए, जबकि मेरा प्रोग्राम पॉजिटिव नंबर के केस में भी एंड हो रहा है। एंड होने का मतलब ये है मेरा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये वाली लाइन या इसकी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया तो इसका मतलब है ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही है, बात समझ में आ रही है क्लास, कि मैंने रिटर्न 0 जैसे ही लिखा तो ये मेरी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, फिर रिगार्डलेस के नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे फीडबैक देना चाहेगा इस सिलसिले में कि क्या गलती कर रहे हैं कि नेगेटिव के केस में तो एंड होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव में भी एंड हो रहा है। क्या कुछ कर सकता हूँ मैं इसको सही करने के लिए इस प्रोग्राम में? यहाँ पे ठीक है, आप लोगों की तरफ से भी कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन अभी एल्स पे नहीं जाते। मैं इधर बताता हूँ कि मैं इधर एक फंडामेंटल गलती कर रहा हूँ। फंडामेंटल मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मैंने एज्यूम ये किया कि ये जो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा और इसके बाद मैंने जो इसके साथ साथ करके, मतलब मैंने ये साथ साथ करके लिख दिया ना, बीच में गैप नहीं दिया, तो मैंने एज्यूम ये किया कि ये दोनों स्टेटमेंट तब रन होंगे जब इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये इफ स्टेटमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये वाली चीज़ इफ़ का पार्ट नहीं है। इफ़ का पार्ट नहीं होने से मतलब ये है कि इफ़ की कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, रिटर्न 0 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ही होगी। मैंने यहाँ पे ये फंडामेंटल गलती करी है कि रिटर्न स्टेटमेंट को इफ़ कंडीशन का पार्ट नहीं बनाया। तो इफ़ कंडीशन का अगर पार्ट ही नहीं है तो डजेंट मैटर, ये रिटर्न स्टेटमेंट मैं कहीं पर भी लिख दूँ प्रोग्राम में, ये इफ़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ, जितना मर्जी गैप दे दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है मेरी इफ़ का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर ये मेरे इफ़ का पार्ट होता तो इसका मतलब ये है कि जब सिर्फ नेगेटिव नंबर होता तभी ये एग्जीक्यूट होता, पॉजिटिव नंबर होता तो ये दोनों लाइन स्किप हो जाती। यानी मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव के केस में ये दोनों लाइन चलें और पॉजिटिव के केस में ये दोनों लाइन स्किप हो जाए। तो पॉजिटिव के केस में अगर ये दोनों लाइन मैं स्किप करवाना चाहता हूँ तो ये दोनों लाइन को इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए, यानी बंडल बन के एक साथ रहना चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इफ स्टेटमेंट के साथ कोई लाइन लिखता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे मैं 5 लाइनें भी लिख दूँ, एक ही लाइन ऐसी होगी जो इफ़ का पार्ट कंसिडर होगी, वो है सबसे पहली वाली, और जो फॉलोइंग लाइन्स हैं उसके बाद आने वाली लाइन्स वो इफ़ का पार्ट कंसिडर नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसके बाद वाली लाइन्स भी इफ़ का पार्ट हों तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, और वो एक्सप्लिसिटली बताने का तरीका क्या है कि मुझे यूज़ करने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस से मुझे बताना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा पैरेंथेसिस में थोड़े से फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आइडिया रहे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ किस चीज़ का इजाफा किया, इन ब्रैकेट्स का। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ होंगे जब भी मैं मोर देन वन स्टेटमेंट को बंडल करना चाहूँ एक साथ, जैसे कि यहाँ भी किया था, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए थे। तो पूरा का पूरा मेन फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल लाइन 21 एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा था, लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेन फंक्शन की बॉडी का पार्ट बन गई थी। तो अब मैंने यहाँ इफ़ के साथ अगर ये लगाया है तो ये इफ़ का साथ ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है लाइन 12 टू लाइन 15। तो ये भी यही सेम काम कर रहा है, ये बता रहा है कि इफ़ की बॉडी बन गई है, और बॉडी के अंदर कितने स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, 2 स्टेटमेंट मौजूद हैं, और वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे। यानी इफ़ की कंडीशन जब भी ट्रू होगी, यानी जब नंबर जब भी नेगेटिव आएगा तो सबसे पहले यूज़र को मैसेज मिलेगा प्रिंटफ प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, देन रिटर्न 0 भी अब इफ़ की बॉडी में है तो ये इफ़ का पार्ट है। ठीक है, तो अब मैंने एक्सप्लिसिटली कह दिया कि आप ये दोनों स्टेटमेंट को इफ़ का पार्ट कंसिडर करें।
तो अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग में या सी लैंग्वेज में, बल्कि सी लैंग्वेज क्या मतलब जितनी भी मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हैं, तो उसमें अगर मैं मोर देन वन स्टेटमेंट्स को, मोर देन वन का वर्ड यूज़ करूँ, फिर चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, स्टेटमेंट्स को इफ़ का पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ये बताने के लिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के स्टेटमेंट्स को मैं चाहता हूँ इफ़ का पार्ट बने। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट होता है जो उसके फ़ौरन बाद आता है, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय इफ़ कंडीशन। तो इसलिए इस पहले प्रोग्राम में हमारे क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर वाली लाइन जो है वो इफ़ का पार्ट थी, रिटर्न इफ़ का पार्ट नहीं था। लेकिन अब एक्सप्लिसिटली मैंने बता दिया है कि आप सिंटेक्स भी खुद ही बता रहा है, रीडेबल है, कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो मैं एक बॉडी के अंदर आ जाऊँगा, ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे और उसके अंदर आके लाइन प्रिंट कराऊँगा पॉजिटिव नंबर, और फिर उसके बाद कह दूँगा कि रिटर्न 0। ठीक है, तो इसको अब रन करके देख लेते हैं। सेव हो गया, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल भी हो गया, और अब इसे टेस्ट कर लेते हैं आया ये वो काम कर भी रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या नहीं। तो मैंने इसे रन किया। प्लीज़ मैंने यूज़र से कहा कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूज़र फिर से वही बात करी, यूज़र ने एक नेगेटिव नंबर एंटर किया। तो प्रोग्राम ने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने यूज़र को मैसेज दिया कि एंड प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर एंड क्विट। प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, मैंने यूज़र को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो प्लीज़ एंटर नंबर वाली लाइन चली और रिटर्न स्टेटमेंट ने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म कर दिया। सो फार सो गुड। मैं इस प्रोग्राम को टेस्ट करता हूँ अब पॉजिटिव इनपुट देकर। मैंने इसमें इनपुट दिया पॉजिटिव, 88 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो अब मेरे प्रोग्राम का आउटपुट अगर देखें तो प्रोग्राम एंड नहीं हुआ और वो वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हुई जो इफ़ के बाद लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड %d, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। चूंकि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये दोनों लाइंस जो हैं स्किप हो गई, ये लाइंस एग्जीक्यूट हुई नहीं। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ और प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ यूँ समझे कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है यानी इफ़ दिस कंडीशन बिकम ट्रू, तो मैं अगली लाइन जो एग्जीक्यूट करता हूँ वो ये होती है, और फिर अगली लाइन जो एग्जीक्यूट करता हूँ वो ये होती है, और फिर उसके बाद चूंकि ये तो रिटर्न लगा तो यहाँ पे तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आता रिटर्न ना लगा होता तो मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन इस प्रोग्राम के व्यू पॉइंट से मैं ट्रू होने की सूरत में ये एग्जीक्यूट करूँगा और ये एग्जीक्यूट करूँगा और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो। लेकिन अगर मेरी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो मेरा एग्जीक्यूशन पाथ क्या होगा कि पहले मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा तो करूँगा ही, ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन अब ये फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब मैं ये इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उसे स्किप कर दूंगा और उसके बाद जो एक लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये, उसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो है ये, और उसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये, और फिर यहाँ पे फिर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो ही जाएगा। तो मेरे पास इस वक्त प्रोग्राम के अंदर दो टर्मिनेटिंग पॉइंट हैं, ट्रू के केस में अलग है, फॉल्स के केस में अलग है। तो फॉल्स होगा तो मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप्स ये होगी कि यहाँ से मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा लाइन नंबर 17 पे, फिर 19, फिर 20, इस तरीके से मेरा प्रोग्राम चलेगा। जबकि ट्रू होगी तो मेरी जो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, मैं यहाँ पर पहुँचूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, और ये स्टेटमेंट ऐसा है जो बता रहा है कि प्रोग्राम एंड। तो इसके बाद में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, और इससे ऊपर वाली लाइन तो इससे पहले एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो बात आप लोगों को समझ में आई है? जी क्लास, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी? फिर से रन करके देख लेते हैं। एंटर आ पॉजिटिव नंबर पे अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो 0 से, चूँकि मैंने 0 को पॉजिटिव ही रखा हुआ, सिर्फ लेस देन पे कंडीशन लगाई है, तो यहाँ पे भी यू हैव एंटर 0 और प्रोग्राम एंड। फिर से रन कर लेता हूँ, नेगेटिव नंबर एंटर करके देखता हूँ तो नेगेटिव नंबर पे कहता है प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर और एंड। पॉजिटिव नंबर देता हूँ तो पॉजिटिव नंबर पे कहता है यू हैव एंटर्ड 5 और प्रोग्राम आगे जारी है। एंटर करता हूँ तब जाके क्विट हो रहा है क्योंकि मैंने नीचे प्रोग्राम में गेट ch लगाया हुआ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी क्लास, फीडबैक रिक्वायर्ड है आप लोगों का? यहाँ तक बात समझ में आई है कि ये इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है
रिकैप कर देता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट डिपेंड करता है कंडीशंस पे। कंडीशंस को आप राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, कंडीशंस को आप राउंड ब्रैकेट में रखते हैं और कंडीशन का रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कंडीशन का रिजल्ट आइदर ट्रू आइदर फॉल कंसिडर किया जाता है। फर्दर मैंने बताया कि अगर ट्रू और फॉल्स जैसी कंडीशन नहीं है तो नंबर्स आ सकते हैं, और नंबर्स में ये बताया कि ज़ीरो का मतलब फॉल्स और अदर देन ज़ीरो यानी नॉन ज़ीरो नंबर्स का मतलब है ट्रू, ठीक। और इफ स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनली अपने प्रोग्राम के या कोड के कुछ पार्ट को स्किप करवा सकते हैं, ठीक है, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो पार्ट कंप्लीटली स्किप हो जाएगा। तो कंडीशनली मैं अपने सब प्रोग्राम को स्किप या एग्जीक्यूट करा सकता हूँ यूजिंग इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक बात समझ में आई है? चलें ठीक है, तो लेक्चर में देख लेते हैं क्या है यहाँ पर मज़ीद। लेक्चर में डायरेक्ट अब इफ़ एल्स की एग्जांपल है, तो इफ़ एल्स की एग्जांपल पे हम जाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, तो क्लास ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इफ़ स्टेटमेंट पर। अब थोड़ा सा हम इफ़ स्टेटमेंट को एक्सटेंड करते हैं और देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बहुत फंडामेंटल सा फ़र्क है। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इस फ्लो चार्ट से, और फिर जो है हम वापस कोडिंग पर चलेंगे। तो आपके सामने ये जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये इसको पहले तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इफ़ स्टेटमेंट में। और इफ़ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मुझे सिंपली बस इस पोर्शन को हाइड करना है और ये बताना है कि अगर, ये तो क्लियर है कि ट्रू होगी कंडीशन अगर, तो कुछ इफ़ की बॉडी में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉल्स हो जाएगी तो जो भी इफ़ की बॉडी में लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, और मैं डायरेक्टली कहाँ आ जाता हूँ, इस स्टेप पर आ जाता हूँ। तो अगर ट्रू होता है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होता है तो वो स्टेटमेंट टोटली स्किप हो जाता है, ठीक है। फॉल्स की ब्रांच में कोई एक्स्ट्रा बॉडी नहीं है, फॉल्स की स्टेटमेंट बिल्कुल ब्लैंक है, यानी फॉल्स हुई कंडीशन तो आप डायरेक्टली स्किप करते हुए इफ़ की बॉडी को कहाँ चले जाएंगे, उन स्टेटमेंट्स पे जो इफ़ के बाद हैं। तो ये फ्लो चार्ट होता है आपका इफ़ स्टेटमेंट। कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन ट्रू है तो कुछ एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ स्किप कर देंगे। तो स्किप या एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, बॉडी ऑफ इफ स्टेट, ठीक है। तो ये था इफ का फ्लो चार्ट। लेकिन अगर इफ एल्स के फ्लो चार्ट की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर ट्रू होगी तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा जिसे कहा जा रहा है बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट, और फॉल्स होगी तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा जिसे कहा जा रहा है बॉडी ऑफ एल्स स्टेट। यानी ट्रू के केस में भी कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स मौजूद हैं, फॉल्स के केस में भी कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स मौजूद हैं, यानी दोनों केसेस में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये है आपका एल्स स्टेटमेंट। और दूसरा जो है फॉल्स वाली ब्रांच, उसे कहा जा रहा है बॉडी ऑफ एल्स, यानी अगर इफ़ है तो ये वाला पाथ लिया जाएगा आपका, यानी कंडीशन ट्रू में आप यहाँ से होकर यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आप ये वाला पाथ लेंगे और यहाँ से होकर इसको एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। तो दोनों सूरतों में आपने पहुँचना कहाँ पर है, यही पॉइंट है, ये यहाँ पर आपको आना ही आना है। लेकिन कभी हो सकता है आप इफ़ वाला रास्ता लेकर आएँ, कभी हो सकता है आप एल्स वाला रास्ता लेकर आएँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक एनालॉजी भी जो है पिक्चर कर देता हूँ। एनालॉजी ऐसे कि अभी तो चलें आपका कोरोना की वजह से जो है यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हैं, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन की बात कर लेते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं और आपको यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है। और दे आपको पता है कि आपके घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ या रूट कह लें, ठीक है। आप अपने घर से यूनिवर्सिटी कई रास्तों से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रेफर करते होंगे कोई एक पाथ या रूट, हो सकता है आप रोज़ाना एक ही रास्ते से आते हों, तब तक आप एक ही रास्ते से आएंगे जब तक कि आपका वो रास्ता ब्लॉक ना हो जाए। से आपको मैं एक सोर्स टू डेस्टिनेशन मैप देता हूँ कि से आप आ रहे हैं से गुलशन इकबाल की तरफ से आ रहे हैं और आपको आना है PFP,
तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे आइडियल बात तो आपका ये है कि आप आएंगे गुलशन की तरफ से रिग रोड पर। जिनको आइडिया है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं रियल लोकेशंस यूज़ कर रहा हूँ हमारी कराची की। आप रिग रोड पर आएंगे, रिग रोड से आप राइट टर्न लेंगे और मूव करेंगे शाहरा फैसल पर, और आप पहुँचेंगे बलोच के पुल पर, बलोच कॉलोनी के पुल पर। फिर देन वहाँ से आप लेफ़्ट लेकर अंदर जाएंगे और पीछे से फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं। पीछे से भी आप जैसे ही बलोच कॉलोनी का एक पुल फ्लाईओवर जो है क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं। आइदर आप EBM कॉजवे वाला रूट ले लें, इधर आप जो है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक ट्रैक जा रहा है वो वाला लें। हो सकता है आपका प्रेफर्ड पाथ क्या हो कि मैं EBM कॉजवे से जाऊंगा क्योंकि मैं यहीं से जाता हूँ, या हो सकता है कोई स्टूडेंट वहाँ से पिक करना हो, या हो सकता है वो आपके लिए डेस्टिनेशन करीब हो, किसी भी वजह से आप उसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप EBM कॉजवे का रूट लेते हैं और फिर EBM कॉजवे से आप पहुँच जाते हैं फाइनली इवेंचुअली आपकी क्रॉसिंग पर, और क्रॉसिंग से फिर स्ट्रेट कीट आ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन आप घर से निकले और उससे पहले एक दिन या 2-3 दिन से हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी आपको पता है जमा हो गया, और EBM कॉजवे जो है वो नदी जिसे कहा जाता है उसके पास से ही गुजरती है नदी, या नदी में ही है एक तरीके से। तो हुआ क्या कि जब आप EBM कॉजवे वाला रूट लेना चाह रहे थे दूसरे दिन, तो आपका वो वाला रास्ता जो है बंद मिला क्योंकि वहाँ पे तो फ्लडिंग हो गई है, वहाँ पे पानी आ गया है, तो आप वहाँ से नहीं जा सकते। देन आप क्या करेंगे कि अपना जो है फेवरेट रूट छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एक थी कि अगर रास्ता सही है तो मैं जाऊँगा, लेकिन रास्ता ख़राब हो गया है तो आई हैव टू, मेरी मजबूरी है कि मैं कोई दूसरा रास्ता रहूँ। तो फिर आप दूसरी ब्रांच की तरफ निकलेंगे। हो सकता है कि फिर आप इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड लेना चाहें क्योंकि यही क्लोजेस्ट फिक्स है, आप वहीं से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता चलता है कि इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड भी ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा ब्लॉक हो गया है, तो आप वहाँ से भी नहीं जा सकते। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास अल्टरनेटिव है कि वापस आप शाहरा फैसल पर आएँ और फिर और आगे जाएँ शाहरा फैसल पे, और जाके फिर FTC की तरफ से इन होने की कोशिश करें। डायरेक्टली आप डिफेंस रोड लेते हुए आप पहुँचे कहाँ पर, क्रॉसिंग पे। तो आपने क्या किया कि कंडीशनल बेसिस पे आप निकले तो इसी तरीके से थे कि मैं सीधा रास्ता जो मैं रोज़ लेता हूँ वहीं जाऊँगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स कोई कंडीशन फॉल्स हो गई जिसकी वजह से आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ा, तो आपने अदर रूट प्रेफर किया। ठीक है, फिर दोबारा हो सकता है वो रास्ता भी फेल हो जाए तो फिर आप अदर रूट प्रेफर करें। ठीक है, तो इट्स लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि लाइक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एंड सो ऑन। यानी अगर प्लान ए आपका चलता है तो आप प्लान ए ही प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो यू विल गो फॉर प्लान बी, और प्लान बी भी फेल हो जाता है देन यू गो फॉर प्लान सी एंड सो ऑन अनटिल और अनलेस आपका लास्ट प्लान एग्जीक्यूट ना हो जाए, लास्ट रिजॉर्ट पर आप ना पहुँचें। ठीक है, तो आप रियल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से डील करते हैं कि आपके पास इस तरह के मसले आते हैं कि आपका सोल्यूशन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। आप कहते हैं अगर ऐसा हो गया, आप अपने जुमलों में भी कह रहे होते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ना हुआ तो मैं ये कर लूँगा, और ये भी ना हुआ तो मैं ये कर लूँगा। तो ये वाली सिचुएशन जो है प्रोग्रामिंग में जो आप मैप करते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं किसी चीज़ से, तो वो चीज़ कहलाती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट रियल लाइफ के इन्हीं इवेंट्स को प्रोग्रामिंग में कॉपी करने के लिए बनाया गया है। समझ में आ रही है बात? ये जो मैंने आपके सामने सिनेरियो और सिचुएशंस रखी, ये सब चीज़ें जो हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट कवर करता है प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में बहुत औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कि ये हो गया तो मैं ये करूँ, ये हो गया तो मैं ये करूँ, और ये नहीं हुआ तो मैं ये भी ना करूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सिनेरियो समझ में आया आप लोगों को इफ़ एल्स का, कि इफ़ एल्स रियल लाइफ में कहाँ है? तो फिर हम इसकी एक प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से समझ में आ गया होगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो हम वापस चलते हैं प्रोग्रामिंग के एक्सरसाइज पर। और इस प्रोग्राम को अगर देखें तो इसमें कुछ किया जा सकता है अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए, यानी या अगर मैं कहूँ कि आप इस प्रोग्राम को इफ़ एल्स में ट्रांसफॉर्म कर दें तो कर सकते हैं या नहीं। सवाल बनता है यहाँ पे कि अगर मैं इस प्रोग्राम में इफ़ एल्स वाली कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँ, अभी तो मैंने सिर्फ इफ़ अप्लाई किया था, अगर मैं इस प्रोग्राम में इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँ तो मुझे अपने प्रोग्राम में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी।
जी क्लास सजेस्ट कीजिए क्या चेंज करूं। या कोई अगर जवाब देना चाहे तो अपना माइक के थ्रू तो हैंड रेस कर सकता है, मैं उसका माइक ऑन कर दूँ। नो वन, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे। चलें, डोंट नो, हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ लैग्स हों। अच्छा, मेरे पास एक सोल्यूशन आया है कि ब्रैकेट्स हटाकर रिटर्न ज़ीरो के बाद एल्स कर दें। अच्छा, और इसके अलावा क्या सोल्यूशन आया है, इफ़ की स्टेटमेंट के बाद देन लगाकर एक और स्टेटमेंट। चलें देखते हैं पहला वाला सोल्यूशन क्या है कि इफ़ के बाद मैं क्या लगा दूं, रिटर्न ज़ीरो के बाद मैं एल्स लगा देता हूँ। रिटर्न ज़ीरो के बाद मैंने लगा दिया एल्स। ठीक है, रिटर्न के बाद रिटर्न ज़ीरो के बाद मैंने एल्स लगाया, और एल्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक ही स्टेटमेंट होगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एल्स की बॉडी का पार्ट हों तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और फॉर क्लैरिटी व्यू पॉइंट कि मुझे पता रहे ये एल्स का पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ टैब से कि ये इसका पार्ट है। फर्दर अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखूं तो क्या होगा, चेक कर लेता हूँ। F9 और F10, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैंने 8 एंटर किया, यू हैव एंटर्ड इट, और प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये बता रहा है कि गेट सी एच पर प्रोग्राम मेरा गया है, यानी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई है और एल्स की कंडीशन भी एग्जीक्यूट हुई है, और एल्स के बाद मैं गेट सी एच से एंड कर रहा हूँ। चलिए ये तो ठीक है, यानी मेरा एंडिंग जो पाथ है, प्रोग्राम एंड जो हो रहा है वो लास्ट में गेट सी एच की बाद वाली लाइन पर हो रहा है। अब देखते हैं कि यही केस मेरा नेगेटिव नंबर के साथ भी है। नहीं, नेगेटिव का प्रोग्राम मेरा स्टिल फ़ौरन से एंड हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी इससे आगे बढ़ा ही नहीं, और इससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये रिटर्न ज़ीरो। क्या मैं इस प्रोग्राम को क्लीन कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से, कुछ इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, काम तो सही कर रहा है, लेकिन क्या और मज़ीद चेंजेस की जा सकती हैं और आसान किया जा सकता है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी सजेस्ट करें कैसे कर सकते हैं शारिक। इस प्रोग्राम में से कोई चीज़ मैं हटा दूँ तब भी मेरा प्रोग्राम चल जाए, मतलब कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, अगर मैं उन्हें हटा भी दूंगा तब भी मेरा प्रोग्राम सही काम करेगा। ठीक है, मुझे एक सजेशन मिला है कि सर मैं ये रिटर्न हटा दूं, और ज़ाहिर सी बात है रिटर्न हटा दूंगा तो इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट रह जाता है, तो क्लियर रखने के लिए मैं ब्रैकेट्स भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, और यहाँ से भी स्पेस हटा देता हूँ तो ये ज़्यादा रीडेबल भी रहेगा। तो अब मैंने अपने प्रोग्राम को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया, मैं अपने प्रोग्राम को कह रहा हूँ कि इफ़ नंबर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो तो यूज़र को ये मैसेज मिल जाए, यानी यूज़र ये वाला पाथ ले, और उसके ज़ाहिर सी बात है इफ़ एल्स है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका बिल्कुल प्लान ए प्लान बी प्लान सी की तरह काम करता है, तो अगर ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, या तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर मैं एंटर करता हूँ कोई नंबर जो कि पॉजिटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से मैं अगला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करूँगा वो ये वाला एग्जीक्यूट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये तो वो केस हो गया जब इफ़ की कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो मेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये बनेगा, इफ़ को चेक करा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाले ब्लॉक में चला गया, एल्स एल्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, जस्ट एक लेबल है, एक्चुअल चीज़ क्या है एल्स के अंदर मौजूद, वो प्रिंट एफ, और उसे एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जो भी लाइन्स थी वो इफ़ एल्स से बाहर हैं तो उनको एज इट इज़ एग्जीक्यूट करता है। लेकिन
अगर मेरी ये वाली कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो मैं इसके बाद कहाँ जाऊँगा, ये अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू तो इस स्टेटमेंट के बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये वाला स्टेटमेंट, और फिर एल्स वाला ब्लॉक स्किप कर दूंगा और फिर डायरेक्ट आ जाऊँगा इस लाइन पर और इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन इसे एग्जीक्यूट करूँगा और इसके बाद हो जाएगा मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखें कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पूरा ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ब्लॉक स्किप हो गया, क्योंकि मैंने अगर रूट ए ले लिया है यूनिवर्सिटी आने के लिए से, तो मैं रूट बी पे कभी भी नहीं जाऊँगा। एक वक्त में या तो मैं रूट ए ले सकता हूँ, या तो रूट बी ले सकता हूँ, या तो रूट सी ले सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही कि एक वक्त में मैं प्लान ए को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और अगर प्लान ए एग्जीक्यूट हो गया तो कभी भी मैं प्लान बी पर नहीं जाऊँगा, और अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो मैं प्लान बी पे जाऊँगा, और प्लान बी फेल हो जाता है तो ही मैं सिर्फ प्लान सी पर या ऑनवर्ड जाऊँगा, वरना मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, या तो इफ़ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी या तो एल्स, और बॉडी में सिर्फ इस वक्त एक ही स्टेटमेंट है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए। कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस, F9 एंड F10, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। मैंने एंटर किया 7, यू हैव एंटर्ड 7, और उसके बाद देखें मेरा वेट कर रहा था, मैंने प्रेस की तब मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अब यही काम मैं नेगेटिव नंबर के लिए भी ट्राई कर लेता हूँ। मैंने -9 नंबर एंटर किया, उसने कहा प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन देखें अभी भी वेट कर रहा है, अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। अब मैंने की प्रेस की तो मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये मेरा प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर में है, तो ये कोड ज़्यादा कह सकते हैं कि रीडेबल और एफिशिएंट सा मालूम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सोल्यूशन, क्योंकि ये कोड मेरा ज़्यादा क्लीन है, इसने कम लाइन ली और सारी बातें अंडरस्टूड सी हैं। इफ़ ये नहीं होता तो ये हो जाए, और ये नहीं होता तो ये हो जाए। ठीक है, अब और क्या किया जा सकता है इफ़ एल्स में एक और काम ये किया जा सकता है कि मैं एक और प्रोग्राम बना लेता हूँ और उसमें आपसे पूछता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसे होगा। अच्छा, इसमें से मैं कोड में से कुछ लाइन कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। जो लाइन मुझे एज इट इज़ चाहिए वो यहाँ रख लेंगे, और बीच में से सब कुछ मैं कर देता हूँ, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, और मैं सिर्फ यूज़र से कहता हूँ एंटर आ नंबर। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको कहता हूँ जस्ट, क्या कहता हूँ, नंबर ही कह देता हूँ, नंबर डॉट सी। मैंने यूज़र से कहा एंटर अ नंबर, और अब मुझे काम क्या करना है, यूज़र को मैसेज देना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर, कि वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है, 3 मैसेजेस मैं दे सकता हूँ कि वो नंबर, या तो मैं यूज़र को मैसेज दूँ पॉजिटिव है, या तो मैसेज दूँ वो नंबर नेगेटिव है, या तो मैसेज दूँ कि वो नंबर इक्वल टू 0 है। अभी वही पीछे वाला प्रोग्राम है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आइदर वो नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताना है कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। तो इसको मैं कोड में कैसे कर सकता हूँ, इफ़ वही फॉर्मूला बिल्कुल वैसी, नंबर नम अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या मैसेज दूंगा, प्रिंट एफ करा दूंगा, सिंपली प्रिंट एफ। और क्या प्रिंट एफ कराऊंगा मैं, चले नंबर भी करा देता हूँ, %d इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और %d की जगह क्या आ जाएगा मेरा, नम। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे अभी 2 और मज़ीद कंडीशन टेस्ट करनी है, यानी प्लान ए के बाद प्लान बी भी है, और प्लान बी के बाद फाइनली प्लान सी। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा एल्स, और एल्स के साथ मुझे लिखना पड़ता है एल्स इफ़, यानी एल्स के बाद फिर से मैंने इफ़ लगा दिया, और फिर क्या चेक कर रहा हूँ कि नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मैं मैसेज क्या दे दूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा हमारा, कि %d इज़ लेस देन 0। और फाइनली मुझे क्या मैसेज देना है, एल्स क्या मैसेज है, नंबर इज़ इक्वल टू
इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ आई। अब मैंने इसमें एक लेवल बढ़ा दिया है। ये मैंने एक्सरसाइज क्यों बताई कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी टेस्ट कर सकते हैं। यानी इफ़ एल्स अभी जो मैंने आपको 2 एनालॉजीज दी कि राउट वाली, तो उसमें भी 2-3 पाथ एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 से ज़्यादा थे, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वाली थी, उसमें भी से ज़्यादा थे। तो अब इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा है कि अगर जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो ग्रेटर है तो आप यहाँ आएंगे, चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट जंप कर जाएंगे किस लाइन पर, गेट सी एच पर, क्योंकि प्लान ए सक्सेस हो गया तो प्लान बी और सी को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपने ये लाइन एग्जीक्यूट की और ये लाइन हो गई है फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गई है तो आपने इसे स्किप करा, आप इस कंडीशन पर आए, आपने ये वाली कंडीशन चेक की। हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप इसकी बॉडी में आएंगे, जो भी है उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर डायरेक्ट चले जाएंगे किस लाइन पर, गेट स्टेज पर। उसके बाद वाली सब चीज़ें कर देंगे स्किप, क्योंकि अगर प्लान बी सक्सेसफुल हो गया है, प्लान ए फेल हुआ था, ठीक है, प्लान बी सक्सेसफुल हो गया तो प्लान सी पर आप कभी भी नहीं जाएंगे। चलें, हो सकता है कि आपका प्लान ए भी फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, यूँ समझ लें सारे प्लान भी आपके फेल हो गए। जब सारे प्लान भी फेल हो जाते हैं तो आपके पास इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आखिरी स्टेटमेंट हमेशा एल्स लिखें, क्योंकि जब कुछ भी नहीं चलेगा तो जाकर आप कहाँ चले जाएंगे, इस लाइन पर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाली लाइन, और यहाँ पर आ गए। एल्स हमेशा लिखना रिकमेंडेड है। अगर मैं इस प्रोग्राम में अपना एल्स वाला पार्ट ना लिखूं तब भी ये प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन तब क्या होगा, जब वही बात है कि प्लान ए प्लान बी फेल हो जाएंगे तो उसके बाद मेरे प्रोग्राम को पता ही नहीं होगा क्या करना है। तो एल्स इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, एल्स इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, और अगर आप लिख दें तो बेहतर है। यानी इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यूज़र कुछ ऐसा एंटर कर देता है जो मैं एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहा था शुरू में, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि यूज़र कुछ ऐसा भी एंटर कर सकता है। अगर यूज़र कुछ ऐसा एंटर कर दे तो उस केस में एल्स मेरे काम आता है, यानी मुझे काम आता है। और फिर क्या होगा कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यूज़र को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यूज़र ब्लैंक नहीं रहेगा कि कुछ ऐसी कंडीशन उसने एंटर कर दी जो मैं एज ए प्रोग्रामर सोच नहीं सकता था, लेकिन यूज़र ने एंटर कर दी। ठीक है, जैसे मैंने ये सिर्फ हो सकता है प्रोग्राम बनाया था कि मैंने कंडीशन चेक करी नंबर ग्रेटर देन 0 और नंबर लेस देन 0। अगर इसमें से एल्स वाला पार्ट हटा दूं तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं ये भी करके। पहले इसको मैं कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसको किया F9, कंट्रोल एस, F9, F10, F9, F9। मैंने यूज़र से कहा एंटर अ नंबर, यूज़र ने एंटर किया 6, तो उसको मैसेज क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 इज़ ग्रेटर देन 0, एंड मेरा प्रोग्राम एंड। फिर मैंने दोबारा से इसी प्रोग्राम को रन किया, यूज़र को मैसेज दिया -5, -5 इज़ लेस देन 0। आप समझ रहे हैं कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, जान के कमेंट कर रहा हूँ ताकि अब मैं एक और केस जो मैं शायद हो सकता है प्रोग्रामिंग के वक्त मिस कर गया, और मैंने ये रन किया। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। मैंने 9 एंटर किया, यूज़र मैसेज दे रहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। मैंने फिर दोबारा रन किया, फिर मैंने इसको -5 दिया, यूज़र ने मैसेज दिया इट इज़ लेस देन 0, ये भी ठीक है। स्पेशल केस आ गया, ना मैंने पॉजिटिव एंटर किया ना नेगेटिव एंटर किया, मैंने एंटर कर दिया 0। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, मैंने एंटर किया, मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये हुआ कि अगर मैंने प्लान ए प्लान बी तो सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर कुछ भी ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एल्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं, और इस केस में एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि यूज़र ने पॉजिटिव एंटर किया नहीं किया, नेगेटिव एंटर नहीं किया, तो फिर क्या एंटर किया है। 0 एंटर करूँगा तो उसका मैसेज मिल रहा है 0 इज़ इक्वल टू 0, या ये बेहतर है, मैसेज नहीं है, इसको मैसेज दे देते हैं और आसान सा मैसेज, यू हैव एंटर्ड 0। इसमें मुझे परसेंट डी करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड सी बात है, यू हैव एंटर्ड 0। ठीक है, कंपाइल, एग्जीक्यूट। 4 एंटर किया, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। -98 एंटर किया, 98 इज़ लेस देन -98 इज़ लेस देन 0, सही है। फिर दोबारा रन किया, अब 0 एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि ये
यू हैव एंटर्ड 0। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम इस वक्त मोर रोबस्ट है, या यूँ कहना चाहिए कि ऑल पॉसिबल केसेस को कवर कर रहा है। तो प्रोग्राम वही अच्छा होता है जो एक्सेप्शंस या एज केसेस को भी कवर करे। ठीक है, मेरा काम शायद पॉजिटिव और नेगेटिव का ही था, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग करते ये नहीं सोचा कि यूज़र ने 0 एंटर कर दिया तो क्या होगा। तो अगर मैंने सोच लिया तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि मैं एल्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कराऊँ, क्योंकि कोई सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं तो एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एंड इट इज़ द डिफ़ॉल्ट फेलियर केस। ये बात समझ में आ रही है क्लास? एल्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है, डजेंट मैटर मैं कितने मर्जी इफ एल्स करा लूँ। सिंटेक्स पे ध्यान दे देते हैं, इफ़ लिखना है, कंडीशन, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं तो आप एल्स लिखकर स्पेस देंगे और उसके बाद फिर इफ़ की तरह वैसी ही कंडीशन। ठीक है, एल्स के बाद स्पेस देके दोबारा से इफ़ इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो ये पढ़ा जाता है एल्स इफ़। ठीक है, तो आप जितने मर्जी कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे और 3 4 5 6 एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ कि आप डिसाइड करें कि से स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मार्क्स के बेस पे डिसाइड करें कि उसके ग्रेड क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके नंबर हैं तो ये ग्रेड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं तो ये ग्रेड होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और मज़ीद क्या आ जाता है, इसमें और मज़ीद एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। जी, मैंने बताया ना कि कर्ली ब्रैकेट्स मस्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके इफ़ एल्स के बॉडी में सिर्फ एक एक स्टेटमेंट है तो आप लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लगा भी दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन खामखाई लगाने वाली बात है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है मेरे पास। इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, इफ़ के अंदर कुछ और नहीं लिखा हुआ। मैं इसको ऐसे भी कर दूंगा तब भी ये काम करेगा। सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट, और मैंने एंटर किया 8, ये बता रहा है 8 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये ऐसे भी काम करेगा। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट्स यूज़ ना करें, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ ना करें। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसके बगैर फिर आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है याद रखने में तो ऑलवेज़ यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है याद रखने में तो ऑलवेज़ यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, लगा भी देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ लगाने चाहिए वहाँ मिस कर दिए तो फ़र्क पड़ सकता है। चलें एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मैं यहाँ से फिर बोरो करूँगा स्ट्रक्चर कोड और एक और एग्जांपल करते हैं। और यहाँ से ये भी नंबर ले लेते हैं। अब यूज़र से मैंने एक नंबर लिया है और मुझे डिसाइड ये करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, मैंने यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया है, मुझे डिसाइड ये करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो बताइए क्लास कैसे पता लग सकता है मुझे कि जो नंबर, कोई भी नंबर इवन है या ऑड है? क्या पहचान होती है इवन या ऑड नंबर की? जी क्लास, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड कर हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं का मतलब ये हुआ कि उनका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, यही बात हुआ ना कि इवन नंबर क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ इवन नंबर, इवन numbers are those which are divisible by 2। ये डेफिनेशन आई मेरे पास कि इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2, या मोर क्लियर डेफिनेशन है विच आर, इसको ही कॉपी करता हूँ। इवन नंबर की डेफिनेशन एक मुझे बताएगी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, या इस डेफिनेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, और इस डेफिनेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं कि
के ऐसे नंबर, इवन नंबर आर दोज इफ जिनका whose even number are those whose remainder 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 is 0 if divided by 2. Even number are those whose remainder is 0 if divided by 2. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। पहली डेफिनेशन है कि इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2। मैंने उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, इवन नंबर आर दोज विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। और अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उनका रिमाइंडर क्या है, 0 आएगा। यानी कि अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो उनका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? मुझे कल ही मैंने एक ऑपरेटर पढ़ा था रिमाइंडर के लिए, वो क्या था, मॉडुलो ऑपरेटर। कल ही मैंने पढ़ा है, MODULO, मॉडुलो ऑपरेटर, जो मुझे बताता है क्या चीज़, मॉडुलो ऑपरेटर। उसका साइन क्या था मेरे पास, परसेंटेज का साइन था, जो कि मुझे बताता है दैट गिव्स रिमाइंडर। ऐसे ही है। तो हमने कल ये बात पढ़ी है कि मॉडुलो ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर बताता है, तो मैं यही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ और इफ़ की कंडीशन बनाता हूँ। और इफ़ की कंडीशन क्या है कि अगर मैं नंबर को मॉडुलो करूँ 2 से, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, मॉडुलो करूँ 2 से, तो इसका रिज़ल्ट अगर आ जाता है 0, यानी अगर मैंने 2 से इससे डिवाइड किया और मुझे पता लग रहा है कि वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्या प्रूव हो जाती है, वो क्या चीज़ है, इवन नंबर है। यानी मैंने एक नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर पता करना चाह रहा हूँ, तो मैंने मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ किया। तो मॉडुलो ऑपरेटर का रिजल्ट अगर 0 आ जाता है, और ये डबल इक्वल्स टू कल मैंने बात बताई थी कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। तो डबल इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो नंबर अगर इवन होगा तो इसका रिजल्ट जनरेट होगा, वो 0 आएगा। और अगर वो 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे मैसेज क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, प्रिंट एफ, और नंबर मैसेज क्या होगा, जो भी आपने नंबर एंटर किया %d इज़ इवन, इवन नंबर। और %d में क्या आ जाएगा आपका, अच्छा मैं लाइन चेंज करा लेता हूँ यहाँ पर क्लैरिटी के लिए, और यहाँ पे सिंपली नम आ जाएगा। और एल्स, ऐसी बात है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा की कंडीशन हो गई तो मुझे मज़ीद कंडीशन कुछ नहीं लगानी, बस एल्स लिखना है। और यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर मैसेज दिया कि %d इज़ ऑड नंबर। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है, एक्चुअल लॉजिक मेरी है, और नीचे सिर्फ वही लाइनें लिखी हुई गेट ch और रिटर्न 0। तो आप उससे परेशान नहीं होइएगा, कुछ नहीं है, नीचे एक्चुअल लॉजिक ये है, ऊपर मैंने थोड़ा सा कमेंट्स में आपको बता दिया। तो इस प्रोग्राम को सेव किया मैंने, कंपाइल करता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ क्या ये काम कर रहा है। मैंने नंबर एंटर किया 8 इज़ इवन नंबर, सही आ रहा है रिजल्ट। मैं इसको एक ऑड नंबर दे के भी टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको नंबर दिया से 39, 39 इज़ ऑड नंबर। मैं इसको एज केसेस दे के भी देख सकता हूँ, मैं इसको 0 एंटर करके देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो 0 इज़ इवन नंबर, 0 इवन नंबर होता है, ये बात सबको क्लियर है ना। 0 को भी हम इवन नंबर कहते हैं, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन सिंपली ये है कि ऑड नंबर +1 या ऑड नंबर -1 कह लें। तो अगर बाय दैट डेफिनेशन 1 इज़ ऑड नंबर तो 1 + 1 इज़ 2, 2 इज़ इवन नंबर, और 1 - 1 इज़ 0, दैट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर में जस्ट 1 का डिफरेंस होता है। तो ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये एक और एक्सरसाइज हो गई इफ एल्स की, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी ये कंडीशंस लिखना बताई। यानी कंडीशंस को, कल जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उसमें से इक्वालिटी ऑपरेटर हमने यूज़ किया है और मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ किया। मॉडुलो ऑपरेटर का रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा अगर नंबर
2 से डिविजिबल है। हमने यही चेक किया। 2 से डिविजिबल की बात करें तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो रिजल्ट 0 आएगा या 1, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटे जो नंबर हैं वही पॉसिबल इसका आउटपुट है, यानी या तो रिजल्ट 1 आएगा या तो रिजल्ट 0 आएगा। यानी अगर मैं 2 के बजाय 3 से डिवाइड करता तो नंबर आता 210। अगर मैं 5 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर में आ सकता था 5 से छोटा नंबर, यानी 43210 रिमाइंडर है ना, क्योंकि अगर 5 आता या उससे बड़ा होता तो वो तो उसको डिवाइड कर देगा। तो रिमाइंडर हमेशा जो भी आप नंबर यूज़ करते हैं उससे छोटा ही रिजल्ट जनरेट करता है। यानी 2 के केस में रिजल्ट जनरेट होगा या तो 0 या तो 1, और 0 का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल, और 1 का मतलब है नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, ये एक्सरसाइज समझ में आई, ये बात समझ में आई जी। क्लासेस में कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं काम ये करता हूँ कि आप लोगों से ये फाइल शेयर भी कर देता हूँ इवन ऑड वाली चैट में। ठीक है, तो मैं चैट में आप लोगों से फाइल अटैच करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग इसको देखिएगा। और ये हमारे पास प्रोग्राम कौन सा है, इवन ऑड। इवन ऑड का प्रोग्राम मैंने आप लोगों से कर दिया है शेयर, क्योंकि मैंने इस पर करे हुए थे कमेंट्स। अब मैं इस कमेंट्स को कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ताकि आपका पूरा प्रोग्राम एक पिक्चर में आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम, और ऊपर से वो है लाइब्रेरीज। या इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम अब आप लोगों के सामने है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आप लोगों की अटेंडेंस, और फिर उसके बाद फिर हम फिर से ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट से 5 मिनट तक का, और फिर हम लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लेंगे। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो आप लोग अटेंटिव रहिएगा। मैनुअल अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो ये हो गई आप लोगों की क्लास स्ट्रेंथ आज कम है, कोई ख़ास वजह, कोई आइडिया है किसी को कि क्लास स्ट्रेंथ क्यों कम है आज? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन ऑड का प्रोग्राम। इसके बाद हमारे पास क्या है, लैब में हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए ये अगला हम थोड़ा सा टॉपिक रहता है, इफ एल्स में ही मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक। तो 5 मिनट में रिज्वाइन करते हैं। ओके, तो क्लास हम रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और उसमें हमने कंडीशन इम्प्लीमेंटेशंस की, लेकिन देयर इज़ मोर टू इट। ठीक है, कंडीशंस के बारे में अगर कहा जाए तो हम इसमें और भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, यानी मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशन को भी टेस्ट कर सकते हैं एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि एक कंडीशन ट्रू हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन 10 हो, एंड बी ग्रेटर देन 20 हो, एंड सी लेस देन 10 हो, यानी ये तीनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर कहता है कि ट्रू 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 होगा, ऑल ट्रू होंगे तो ही ट्रू जनरेट होगा। तो ये इफ स्टेटमेंट पे 3 सब आपके पास कंडीशंस मौजूद हैं, और तीनों का ट्रू होना ज़रूरी है। जबकि जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है वो कह रहा है कि ए इक्वल्स टू 10 एंड और बी लेस देन 20। तो इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ए की वैल्यू 10 हो जाए या बी की वैल्यू लेस देन 20 हो जाए, दोनों सूरतों में ये कंडीशन ट्रू जनरेट करेगी। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन लगाई जा सकती हैं। इसको एक रियल एग्जांपल में देखते हैं, ताकि ना आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके कि कौन से रियल सिनेरियोज़ हैं, पॉसिबल रियल सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे मैं इफ एल्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं
फिर से एक एग्जांपल की तरफ, और इस एग्जांपल को मैं इधर से वही बात है बॉयलर प्लेट कॉपी कर लेता हूँ, टेम्पलेट आ गई और ये हमारे पास चलते हैं कंट्रोल V, और इसमें से अब मैं बाकी सब हटा देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ अपर केस। ठीक है, अपर केस क्यों कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर से बहुत हमने डील कर लिया, अब हम कैरेक्टर डेटा टाइप को एक्सप्लोर करते हैं, और मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि यूज़र से कहूँ कि वो कोई कैरेक्टर एंटर करे। ठीक है, वो कोई कैरेक्टर एंटर करे, यानी इसे सिंपली मैसेज दे दूँ प्रिंट एफ एंटर आ कैरेक्टर, एंटर आ कैरेक्टर, और वो कोई कैरेक्टर एंटर करेगा डेफिनेटली, तो स्कैन करा लेते हैं, स्कैन एफ, और कैरेक्टर के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है क्या चीज़, %C, और मुझे डेफिनेटली एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं इसको स्टोर करा सकूं, तो मैंने सिंपल नाम ले लिया CH, या इसको बेहतर है अपर ले लेता हूँ, अपर CH, अपर केस कैरेक्टर, या और इसको मीनिंगफुल कर दें अपर केस कैरेक्टर। ठीक है, मैंने इसका नाम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लिया है ताकि नाम से आपको अंदाज़ा हो जाए मैं इसमें क्या इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यूज़र से कहूँगा कि एक भाई कैरेक्टर एंटर करो, और उस कैरेक्टर को मैं किस में स्टोर करूँगा, अपर केस कैरेक्टर में, और डेफिनेटली मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसका डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल वही स्पेलिंग जैसे मैंने वहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, और आप लोग ध्यान दें तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं हमेशा बीच में एक कैप्स लेटर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ नेमिंग कन्वेंशन में। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड को कहा जाता है कैमल नोटेशन। कैमल समझते हैं ना, ऊँट, तो ये कैमल नोटेशन कहलाती है कि वेरिएबल पहल एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड इन योर वेरिएबल, ये 3 वर्ड हैं देखिए, अपर केस कैरेक्टर, तो इसमें एक्सेप्ट फर्स्ट में बाकी सारे जो आते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए या रीडेबल बनाने के लिए उनको कैप्स में कर देता हूँ फर्स्ट लेटर को, तो ये है अपर केस कैरेक्टर, और ये स्टैंडर्ड एक होता है जो हम यूज़ करते हैं और इसको कहा जाता है कैमल नोटेशन। ठीक है, तो वेरिएबल नेमिंग ज़्यादातर जो है इसी तरह की आपको मिलेगी कैमल नोटेशन। तो चलिए, बात तो ये हो गई कि मैंने यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट ले लिया वेरिएबल अपर केस कैरेक्टर में। अब अपर केस कैरेक्टर में मैंने ले तो लिया है, अब मेरा काम क्या है कि मुझे ये बात देखनी है कि यूज़र ने जो एंटर किया है कैरेक्टर वो अपर केस है, और अपर केस कैरेक्टर से बेहतर है इसका नाम अपर केस, चलो सिर्फ अपर केस ही कर देते हैं, कैरेक्टर का वर्ड मैं हटा रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ करना चाह रहा हूँ जो आइडेंटिफाई, वो ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो भी यूज़र एंटर करे वो कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक हो, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। अगर अदर देन दिस एंटर करे तो उसको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे दूंगा कि भाई आपने जो एंटर किया है वो अपर केस कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिंपली एक इफ़ स्टेटमेंट लगाना है। इफ़ स्टेटमेंट में क्या आएगा इस पर बाद में आते हैं कि कैसे टेस्ट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे सिंपल मैसेज देना है प्रिंट एफ, और उसको कह देना है कि यू हैव एंटर, और क्या एंटर किया, जो भी एंटर किया उसको मैं वापस डिस्प्ले करा दूंगा %C, और क्या डिस्प्ले कराना है अपर केस। ये तो ये केस हो गया कि अगर उसने रेंज में एंटर किया, लेकिन अगर वो रेंज में एंटर नहीं करता तो मुझे मैसेज देना है कि आपने जो भी एंटर किया है वो रेंज में नहीं आ रहा। अच्छा क्लास, काइंडली अपने अपने कैमराज ऑफ कर दीजिए जिसने भी कैमरा ऑन किया हुआ है। तो एल्स मुझे क्या मैसेज देना है कि कोई भी मैसेज दे देना है जिसमें ये बात समझ में आ जाए कि उसने जो भी कैरेक्टर एंटर किया है वो इस रेंज में नहीं आता। तो यू डिडंट एंटर अपर केस कैरेक्टर। ठीक है, जस्ट एक मैसेज उसे दे दिया कि आपने जो अपर केस कैरेक्टर एंटर नहीं किया है।
ठीक है, मैं इसमें अपॉस्ट्रोफी वगैरह खुद ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे पास फिर बैक स्लैश वगैरह मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। यू डिडंट एंटर अपर केस करेक्टर। तो बात यह है, इस प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ ये है कि यूज़र से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कोई भी करेक्टर एंटर करे। ठीक है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। एल्स मैं उसे ये मैसेज दे दूंगा, एक डिफ़ॉल्ट सा मैसेज, कि आपने जो है ना अपर केस करेक्टर एंटर नहीं किया। तो सवाल ये है कि ये कंडीशन मैं क्या बनाऊँ, मुझे कैसे पता लगे कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक, जेड तक के करेक्टर एंटर करे। ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी हो, यानी 26 करेक्टर जो हैं कैप्स के वो एंटर करे। उसके अलावा अगर कुछ भी एंटर करेगा तो मैं उसे एक जेनरिक सा मैसेज दे दूंगा कि आपने जो है अपर केस करेक्टर एंटर नहीं किया। ठीक है, तो अब ये काम करना है। तो अब करेक्टर आ रहे हैं, अब मुझे क्या पता अपर केस कैरेक्टर कहाँ होते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिकैप पे जाते हैं। हमने पढ़ा था ये आस्की चार्ट। ठीक है, तो अगर आस्की चार्ट में आप देखें तो कैपिटल ए है ये, और कैपिटल ए के अगेंस्ट एक नंबर लिखा हुआ है 65, जो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, और ये है कैपिटल जेड, और इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर में लिखा हुआ है 90, जो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। यानी मेरी स्टार्टिंग रेंज जो है वो 65 से स्टार्ट होती है और 90 पर जाती है, जो कि मेरी कहना चाहिए ट्रू केस है, या इफ़ वाले केस में आना चाहिए जो मैं करना चाह रहा हूँ। इंक्लूसिव, यानी 65 से लेकर 90 इंक्लूसिव तक मेरी वो रेंज है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे अपर केस करेक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 65 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और 90 मेरा एंड पॉइंट है। तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वापस चलता हूँ अपनी कोडिंग पर। तो मुझे यहाँ कंडीशन क्या बनानी है, ये कंडीशन ऐसे बनानी है कि मुझे ये चेक करना है कि अपर केस के अंदर, अपर केस क्या है जो यूज़र ने एंटर किया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या नंबर था 65। नंबर क्या मैंने लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी है चाहिए 65, लेकिन साथ ही साथ उससे अपर केस की जो वैल्यू है उससे लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए क्या 90। बात समझ में आई। मैं तभी श्योरिटी से कह सकूंगा ना कि अगर को जो भी अपर केस में मेरे पास करेक्टर आया है वो 65 से बड़ा हो, लेकिन बड़ा तो 65 से 100 भी होता है, बड़ा तो 65 से, अगर टेबल को देखा जाए तो 65 से बड़ा तो ये 140 भी है, लेकिन 140 तक नहीं जाना मुझे इसको रोकना है किसी तरीके से, कहाँ पर 90 पर। तो मुझे मेक श्योर करना है कि 65 से बड़ा तो हो ही हो, लेकिन वो 90 से छोटा भी हो। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लगा दी एंड, कि 65 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा। बिल्कुल वैसे ही 90 से छोटा तो 50 भी होता है, 90 से छोटा तो 10 भी होता है। तो 50 और 10 पे तो नंबर्स हैं, मुझे इसको 90 से छोटा तो रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो 65 से बड़ा हो। तो इसलिए मैंने रेंज क्या बनाई कि स्टार्टिंग नंबर ए का कोड 65 जो है एक्चुअली किसका कोड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 65, या ए इक्वल्स टू 65 एंड z इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 90। तो मुझे a और z को भी इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पे ये इक्वल्स टू का कीवर्ड भी डाल दिया। इसका मतलब क्या है, इक्वल भी होगा 65 के तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे भी इक्वल डाल दिया तो इसका मतलब है 90 के इक्वल भी होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं लगाता तो मुझे इसको थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूँ तो यहाँ मुझे 64 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 65 भी चाहिए, और यहाँ पे नहीं लगा रहा तो मुझे यहाँ पे 91 लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बेटर अप्रोच नहीं है, बेटर ये है कि मेरे पास ऑपरेटर मौजूद हैं, तो मैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू के ऑपरेटर यूज़ करूँ। ठीक है, तो कंडीशन आपने देखा मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि मैंने इसमें दो कंडीशंस बनाई जिसने ये बात की मेक श्योर की कि मेरा जो नंबर है वो 65 से बड़ा या बराबर हो, लेकिन बड़ा तो 100 भी होता है, बड़ा तो 500 भी होता है। तो मुझे इसको रोकना कहाँ पर है कि वो 90 से छोटा हो, यानी रेंज में आए 65 से लेकर 90 तक की रेंज में अगर मेरा नंबर आता है तो मैं कहूँगा कि आपने सही अपर केस एंटर किया है, अदरवाइज मैं कहूँगा अपर केस एंटर नहीं किया है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, और कंपाइल पे होपफुली कोई एरर नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके देख लेता हूँ, नो एरर्स, और उसके बाद कर देते हैं रन।
अब मैं टेस्ट करता हूँ, अब मुझे एंटर करना है करेक्टर, और मैंने बताया था आउटपुट पे करेक्टर के लिए मुझे सिंगल कोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं कोई भी करेक्टर डाल सकता हूँ। कीबोर्ड में कोई भी नंबर है, से मैंने इधर एंटर कर दिया 4, यू डिडंट एंटर अपर केस करेक्टर, सही है, यही मैसेज आना चाहिए था, मैंने एंटर किया भी नहीं है। मैं एंटर करता हूँ कैपिटल एफ, यू हैव एंटर्ड एफ, सही है ना ये बात, एफ उसी रेंज में आ रहा है जो मुझे चाहिए। फिर से मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, मैं इसमें स्मॉल एच एंटर कर देता हूँ, स्मॉल एच, मैंने स्मॉल के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया, स्मॉल के केस में भी मुझे क्या मैसेज मिलेगा, यू डिडंट एंटर अपर केस करेक्टर। तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने रेंज में कोई स्पेशल करेक्टर एंटर कर दिया, से ये डॉलर का साइन, तब भी क्या मैसेज मिलेगा मुझे, यू डिडंट एंटर अपर केस करेक्टर। मैं कुछ भी एंटर करूं अदर देन कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, मैं एक और नंबर टेस्ट करा देता हूँ, मैं कैपिटल जी भी टेस्ट करा देता हूँ, यू हैव एंटर जेड, बाउंड्री केस हो रहा है ना। अगर मैं इक्वल्स टू ना लगाता तो ये केस स्किप हो जाता। मैं दोबारा रन करता हूँ, कैपिटल ए भी टेस्ट करा देता हूँ, यू हैव एंटर्ड ए, ठीक है। और इस प्रोग्राम को रीडेबल बनाना है तो मैं यूज़र को अच्छे से डिस्प्ले करा देता हूँ, इधर डबल कोट्स में करा देता हूँ। याद है डबल कोट्स शो कराने का तरीका मैंने क्या बताया था, कि बैकस्लैश के साथ आप डबल कोट्स लगाएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आ गया डबल कोट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आउटपुट के साथ डबल कोट शो होगा, इधर भी आउटपुट के साथ डबल कोट। तो मैंने इसको किया सेव, मैंने इसको किया कंपाइल, मैंने इसको किया रन, और मैंने एंटर किया कैपिटल एस, तो यू हैव एंटर्ड एस। लेकिन अगर मैं स्मॉल एस एंटर कर दूंगा तो आप देखें क्या होगा, स्मॉल एस के केस में मुझे मैसेज मिलेगा यू डिडंट एंटर अपर केस करेक्टर। तो ये बात समझ में आ रही है प्रोग्राम क्लास आप लोगों को कैसे काम कर रहा है ये, कि मैंने सिर्फ इसमें आपको ये समझाया कि मैं कंडीशन कैसे बना सकता हूँ एंड कर कर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी बनाई जा सकती हैं इन इफ स्टेटमेंट। या मैं इस प्रोग्राम को और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं पता आज की चार्ट में वैल्यूज़ क्या हैं तो मैं 65 की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए, और मैं 90 की जगह चाहूँ तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या चीज़, जेड, तब भी मेरा प्रोग्राम काम करेगा। और हम ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं क्या मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है वैसे ही जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने एंटर किया कैपिटल एस, सही रिजल्ट आ रहा है। और मैं स्मॉल एस भी करके देख लेता हूँ, ये F10, और मैंने स्मॉल एस किया, कोई भी स्मॉल करेक्टर कर लेता हूँ, एस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया। तो आपने देखा ये इस पर यही मैसेज दे रहा है। तो आप चाहें तो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट करेक्टर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स में, ठीक है। करेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर करेक्टर पे मैं ग्रेटर देन और लेस देन का ऑपरेटर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका जवाब ऑलरेडी आपको मिल चुका है, क्योंकि अभी जो मैंने इससे पहले नंबर यूज़ किए हैं एक्चुअली कंपैरिजन उसके इंटीजर वैल्यूज से हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप करेक्टर डेटा टाइप में कराते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, तो करेक्टर डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि उसके अगेंस्ट जो भी डेसिमल नंबर है जो आज की चार्ट में उसकी वैल्यू है उसके अगेंस्ट कंपैरिजन हो रहा है। एंड दैट मेक सेंस कि मैं अपर केस के जो भी यूज़र ने एंटर किया है उसके कोड को, डेसिमल के कोड को कंपेयर करा रहा हूँ कैपिटल ए के कोड से और कैपिटल जेड के कोड से। हाँ, कंडीशन लिखी ऐसे ही जाएगी, जितनी मरतबा भी एंड आएगा आपको ये वर्ड बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी मरतबा भी एंड आएगा ये वर्ड बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि ये इसको ऐसे लिख देते, इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपाइलेशन एरर आएगा मेरे पास। मुझे कंप्लीट कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग और दैट इज़ राइट। आप कंपाइलेशन पे ही देख लेंगे, वो आपको मना कर देगा कि एरर है। जी, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम में देखें ये चेंजेस कर देता हूँ तो अपर नहीं रहेगा, मैं सिर्फ इसको चेंज करके सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। प्रोग्राम में आपको फिर हर जगह अपर यूज़ करना पड़ेगा, या मैं इस प्रोग्राम को और जेनरिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक और वो डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा और इन्हांस कर देते हैं और इसको बना देते हैं एल्स इफ़, और यहाँ पे आ जाता है स्मॉल ए और यहाँ पे कर लेते हैं स्मॉल जेड, ठीक है। और ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेंगी, तो ये यहाँ से हट गई, ठीक है। फर्दर
नेम भी बेहतर तो यही है कि मैं रिप्लेस कर लूँ, तो मैं कंट्रोल F करके और इसको रिप्लेस कर देता हूँ, अपर केस के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्लेस कर देता हूँ अल्फ़ाबेट, क्योंकि अब ये अल्फ़ाबेट हो गया है। तो रिप्लेस इन फाइल, करंट फाइल, रिप्लेस। ठीक है, मैंने क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब मीनिंगफुल नहीं रह रहा था कि मैं अपर केस कहूँ इसे। अब मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में कैपिटल भी आ जाते हैं, स्मॉल भी। मैंने ये कंडीशन बनाई कैप्स के लिए, मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ताकि रीडेबल रहे। तो अब क्या है, यू हैव एंटर्ड, अल्फ़ाबेट में क्या है, यू हैव एंटर्ड। यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कि अपर केस, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ लोअर केस, ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ यू डिडंट एंटर एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि स्मॉल के लिए कर सकते हैं, तो मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया, एक और एल्सिफ डाल दिया और उसमें स्मॉल लिखा दिया, और वेरिएबल को रीनेम करना पड़ा क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस कि फिर मैं इसे अपर केस कहूँ। तो मैंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा रिफैक्टर कर लिया, कंपाइल, एग्जीक्यूट। तो अब अगर मैं इसमें स्मॉल लेटर एंटर करता हूँ, से स्मॉल जे, तो ये क्या कहेगा, यू हैव एंटर्ड लोअर केस जे। ठीक है, इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, कैपिटल के एंटर करता हूँ, तो यू हैव एंटर्ड अपर केस के। ठीक है, और अगर अदर देन दिस कुछ भी अप्लाई करता हूँ, यानी कि से स्पेशल सिंबल, परसेंटेज, तो यू डिडंट एंटर एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गई। इस एग्जाम्पल को भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते, या बल्कि मैं नहीं करता शेयर, वीडियो में मौजूद है, आप लोग खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर एक लास्ट टॉपिक है, मैं जल्दी से उस पर जाना चाह रहा हूँ ताकि हम फिर इस लैब को कंक्लूड कर सकें। जी क्लास, कोई क्यूरी है या क्लियर है, कोई हिंट दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। चलिए, अच्छी बात है, क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लैब का लास्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स में बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है, काम दोनों ही एक जैसे ही करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक एग्जांपल से ही बात समझा देता हूँ। सिंटेक्स का फ़र्क है, यानी इफ़ एल्स से जो काम किया जा सकता है वो स्विच से भी किया जा सकता है, लेकिन स्विच केस थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, स्विच केस थोड़ा सा लिमिटेड है। तो यहाँ पे भी फिर वही बात है कि मैं एग्जांपल पे चलता हूँ, यहाँ से कोड कुछ कॉपी कर लेता हूँ और न्यू सोर्स फाइल, और इसमें कर देते हैं कंट्रोल V और आ जाते हैं स्विच। मैं सिर्फ सिंटेक्स समझा देता हूँ, एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल नहीं दूंगा, वरना सारे आपके लैब टास्क जो हैं उसी एग्जाम्पल में ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्विच और इस एक्सटेंशन होनी चाहिए .c। ये कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स है कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ SWITCH। ठीक है, और स्विच के अंदर मैं कोई भी से वेरिएबल दे देता हूँ, आपका वही एग्जांपल को मैप कर लेते हैं नंबर वाली को, और नंबर वाली को मैप कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से कुछ और कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला केस ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है, ये वाली एग्जांपल को मैं स्विच में कन्वर्ट कर, तो ये आ गया सिंपली नंबर, और मैंने स्विच केस लगाया, स्विच केस के बाद मैंने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मुझे लिखना पड़ता है केस यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो थोड़ी सी स्विच केस के लिहाज से डिफ़िकल्ट हो सकती है, और इसकी डिफ़िकल्टी हम कैसे कम करें,
ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर दूं क्या? चलें ये वाली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट है और सिंपल है। वो वाली जो है स्विच से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें। तो इसमें हमने चेक करा था इवन है या ऑड है, यही एग्जांपल को हम स्विच से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है, बिल्कुल आ गया। तो अब मैंने केस में ये चेक करना है कि केस, अच्छा यहाँ पे मैं पूरी कंडीशन लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा था, नम मॉड 2, ठीक है, नम मॉड 2। तो केस में मैंने लिखा अगर इसका रिजल्ट आता है 0 तो मुझे क्या प्रिंट कराना था, मैसेज में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैसेज मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये आ गया। और इसके बाद एक चीज़ मुझे हमेशा लगानी पड़ती है, वो है सिंटेक्स का पार्ट ब्रेक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ब्रेक हमें लगाना पड़ता है। और फिर केस 1, इसमें दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका रिज़ल्ट या तो 0 आएगा या तो 1। और फिर इसके आगे लगा दी हमने नंबर इज़ ऑड, तो 0 का केस का रिज़ल्ट आएगा या 1 का आएगा, और उसके बाद फिर से आ जाएगा ब्रेक। और जैसे कि इफ एल्स में लास्ट स्टेटमेंट मैंने बताया था हमेशा क्या होता है कि इफ एल्स के इसमें लास्ट स्टेटमेंट हमेशा होता है एल्स, तो स्विच में हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कि से मैसेज दे देते हैं नीदर और नीदर इवन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं दे देता हूँ कि अगर नंबर से नेगेटिव हो तो क्या होना चाहिए, अच्छा जी, नंबर इज से नेगेटिव कह देता हूँ मैं इसको यहाँ पे मैसेज में। लेकिन नेगेटिव नंबर पे भी हमारा फंक्शन काम कर जाता है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि ये कंडीशन, ठीक है, चलो चलें टेस्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि सिंपल एग्जांपल रखूँ, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जो हैं मैं भी कर नहीं सकूँगा, टाइम भी कम है। और इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। मेरे ख्याल से सेमी कॉलन नहीं होता इसके एंड में, स्विच के एंड में सेमी कॉलन नहीं होता, ठीक है। सेव, कंपाइल, होपफुली कोई एरर ना हो। और मैंने यही प्रोग्राम को रन किया, एंटर अ नंबर, मैंने 6 एंटर किया, 6 इज इवन नंबर। मैंने दोबारा इसी प्रोग्राम को रन किया और मैंने 77 एंटर किया, 77 इज ऑड नंबर। लेकिन चूंकि आपको पता है कि मैंने जो कंडीशन सिंपली लगाई है वो तो ये है कंडीशन नम डिवाइड बाय 2, तो नम डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इस केस में तो डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। या अगर मैं चाहूँ तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि अगर नंबर मेरा इवन नहीं है तो नंबर मेरा क्या है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि केस 1 की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के बाद मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है, ब्रेक हम लगाते हैं लास्ट से पहले, ठीक है। ब्रेक का जो है, ये ब्रेक का मतलब होता है कि आप अपने एग्जीक्यूशन को ब्रेक करें, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है मेरा प्रोग्राम जंप करके इस स्टेट ब्लॉक से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसमें भी देखें तो स्विच के अंदर मैंने लगाए कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स बताते हैं ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है उस पूरी की पूरी सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर केस 0 ट्रू हो गया है और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो फोर्स करता हूँ कि ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। तो जब मैं डिफ़ॉल्ट पे हूँ तो डिफ़ॉल्ट से मुझे इसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बाहर आ जाओ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद ये खुद ब खुद वैसे ही बाहर आने वाला है। तो डिफ़ॉल्ट के बाद मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि स्विच में मैंने कंडीशन बना दी, नंबर मॉड 2 कर दिया। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा इस कंडीशन को अगेंस्ट केसेस। केस इसमें एक ही रखा हुआ, मैंने केस 0 से कंपेयर किया इसने और चेक किया ये ट्रू होता है तो ये आ जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो अदर ऑप्शन। तो कंपाइल करके इसे देख लेते हैं। मैंने 6 एंटर किया तो इवन आ रहा है, मैंने इसको रन किया, अगर मैं 7 एंटर करता हूँ तो ये ऑड दे रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो स्विच के ऊपर मैं सिर्फ फिलहाल आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सिंटेक्स पे फोकस करें। तो फोकस सिंटेक्स पे करने वाली बात क्या है, ये स्विच होता है कीवर्ड, इसके आगे ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में हमेशा आती है कंडीशन या वेरिएबल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है बॉडी, कर्ली ब्रैकेट पे एंड होती है। और हर कंडीशन, ये कंडीशन हमेशा जब भी टेस्ट होती है जहाँ पे, तो आप लिखते हैं केस, और केस के आगे लिखते हैं जस्ट नंबर या कोई भी करेक्टर या किसी भी टाइप का, लेकिन जस्ट ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन इसमें नहीं आ सकती। अच्छा, दोबारा रन कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। बस मैं थोड़ा सा समराइज ये करना चाह रहा हूँ कि स्विच में सिंटेक्स क्या है और स्विच की लिमिटेशन क्या है। तो स्विच में हर स्टेटमेंट को या हर कंडीशन को आप केस 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 करके डिफाइन करते हैं, और ये ब्रेक इज़ अ मस्ट। ब्रेक आपको लगाना हर केस के साथ ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मेरे पास एक वैलिड एग्जांपल है और वो मैं बता भी सकता हूँ। चलें, एक एग्जांपल अभी मैं आपको और दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्विच स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जैसे कि इफ एल्स में हमने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और हम सब कर सकते हैं। स्विच में आप इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। स्विच में जो आप कंडीशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है इक्वल्स टू, यानी ये सिंपल प्लेन कंपैरिजन करता है इक्वल वाला, ठीक। तो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ी मॉडिफाई क्या करता हूँ, बल्कि दूसरी एग्जाम्पल ही बना देता हूँ, और मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो शायद कहीं आपके असाइनमेंट या लैब का पार्ट है। और एग्जाम्पल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या जानना चाहता हूँ कि मेरा जो है एक यूज़र से करेक्टर लिया है, और मुझे डिसाइड ये करना है कि वो करेक्टर वॉवेल है या नहीं है। यानी सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने यूज़र से बोला कि एंटर आ करेक्टर या एंटर एन अल्फ़ाबेट कह देता हूँ। मैं थोड़ा सा तेज़ी से बनाऊंगा, टाइम लिमिट फिर से आ रही है, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो मुझे इसको करना है करेक्टर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CHAR और CHE नाम लिख लेता हूँ सिंपल सा, और CH इधर कर देता हूँ, और इधर सिर्फ कंडीशन में लिख लेता हूँ CH, ठीक है। अगर तो अब चूंकि करेक्टर डेटा टाइप है तो मुझे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। वॉवेल की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि अगर वो ए है तो प्रिंट कर दो कि भाई वो क्या है, मैसेज सिंपल आ जाएगा। मैसेज क्या आएगा, इट इज़ वॉवेल, ठीक है। और कुछ मुझे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही काम मुझे करना है किसके लिए, यही काम मुझे करना है ए के लिए, यही काम मुझे करना है ई के लिए, यही काम मुझे करना है आई के लिए, और यही काम मुझे करना है नीचे फर्दर ओ के लिए। वॉवेल क्या होते हैं, AEIO एंड फाइनल U। जी मैं सही कर लेता हूँ उसको, स्कैन एफ में मुझे कहा गया यहाँ पे %D रह गया, इसको मैं %C कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़र से कहा कि आप एक करेक्टर एंटर करें, और मैं उसको चेक करा रहा हूँ कि से क्या वो ए है, तो मैं कह दूँ इट इज़ आ वॉवेल, या इट इज़ वॉवेल ही काफ़ी, आ करूँगा तो फिर ए, और इट इज़ वॉवेल, इट इज़ वॉवेल और U, और डिफ़ॉल्ट में मैं कह दूँगा कि %C इज़ नॉट वॉवेल, ठीक है। और %C में क्या चीज़ है मेरे पास, CH, ठीक है। %C इज़ नॉट वॉवेल। तो इस एग्जांपल को मैंने जान के एक और थोड़े से डिफ़िकल्ट तरीके से कहा है, या कह लें कि बेसिक तरीके से कराया है। इसको और आसान तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आपका असाइनमेंट है तो मैं उस तरीके में नहीं जाऊँगा। अच्छा, क्या क्या गलतियाँ हमारे पास आ रही हैं, कह रहे हैं कि वार्निंग मेन फंक्शन करेक्टर, कहाँ मसला कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड ब्रेक, ब्रेक बिफोर व्हाट, ब्रेक तो लगा हुआ है, प्रिंट एफ भी लगा हुआ है, केस भी। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिस का इशू तो नहीं है, लेट मी चेक कहाँ पे हमने क्या मिस किया है, एरर आर एक्सपेक्टेड बिफोर ब्रेक, ब्रेक, अच्छा मसला ये आया हमने सेमी कॉलन
इससे पहले इन्वर्टेड कॉमाज हर उसमें मिस कर दिए, तो इन्वर्टेड कॉमाज मिसिंग होने की वजह से इसने 5 मरतबा हमें ये एरर जनरेट कर दिया। यहाँ पे आ गया और यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी। ठीक है, होपफुली अब सही होगा। कंट्रोल एस F9, नो एरर। मैंने रन किया प्रोग्राम को और प्रोग्राम को मैंने अगर दिया ए तो इसने मुझे मैसेज देना इट इज़ अ वोवेल, ठीक है, और प्रोग्राम एंड हो जाता है। फिर दोबारा रन करता हूँ, मैंने इसको मैसेज दिया ई, इसने वोवेल दिया, सही है। फिर मैंने इसको रन किया, अब आई ओ यू पे भी देगा डेफिनेटली, लेकिन मैं इसको एस देता हूँ तो ये कहेगा एस इज़ नॉट वोवेल। ठीक है, मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, मैं इसे स्मॉल एस दे के भी देखता हूँ, इट इज़ नॉट वोवेल। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब मैं इसे स्मॉल ए देकर देखता हूँ क्या होता है। तो स्मॉल ए इज़ नॉट अ वोवेल आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ क्लास कि इसने स्मॉल ए को नॉट अ वोवेल कहा? क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं किया, मेरा प्रोग्राम इनकम्प्लीट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन से केस को कवर किया है, सिर्फ अपर केस लेटर्स को कवर किया हुआ है। तो लोअर केस अगर मैं एंटर करूँगा, आपने देखा चूँकि आज की चार्ट में भी हमने ये देखा कि लोअर केस और अपर केस के कोड्स अलग अलग हैं। आप ये देख सकते हैं कि लोअर केस और अपर केस के कोड अलग हैं। स्मॉल ए इज़ 97 जबकि कैपिटल ए इज़ 65। तो 65 इज़ नॉट इक्वल्स टू 97, तो इक्वल नहीं है, तो ये इसको फॉल्स ही कहेगा। तो अगर आपको इसमें अपर केस इम्प्लीमेंट करना है, स्मॉलर केस इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको समझ जाएं आपके कोड में कुछ मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, फर्दर मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि सिर्फ ये मैंने आपको सिंटेक्स समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे नहीं है। और बेस्ट वे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ कि बेस्ट वे आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करेंगे जब आप इसका असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपने देखा सिंपली मैंने सिर्फ कंपेयर कराया, सिंटेक्स पे ध्यान दें, स्विच लिखा, केस के आगे कौन सा केस, यानी मैं कंपेयर कराना चाह रहा हूँ कि सी एच की वैल्यू इक्वल्स टू ए है या इक्वल्स टू ई है या इक्वल्स टू आई है या इक्वल्स टू ओ है या इक्वल्स टू यू है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट। और हर मर्तबा हर केस के बाद मुझे ब्रेक लिखना लाजमी है, हर केस के बाद मुझे ब्रेक लिखना लाजमी है। ठीक है, तो सिर्फ सिंटेक्स मैंने समझाया है, इस एक्सरसाइज को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो फिर कह रहा हूँ वो मैं इंटेंशनली नहीं करा रहा क्योंकि वो आप लोगों के असाइनमेंट्स या लैब का पार्ट होगी। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं लैब की तरफ। लैब में इसका सिंटेक्स मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पे ये देखें कुछ मौजूद भी इस तरह के केसेस, इसको आप रीड कीजिएगा, कुछ डिटेल मैंने आपको स्टडी के लिए छोड़ी है। टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा टास्क को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टास्क क्या है? तो राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर एंटर बाय यूज़र इफ़ द नंबर एंटर इज नेगेटिव। ये प्रोग्राम तो समझ लें हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, इस एक्सरसाइज को ही हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। Write a program that inputs an integer determined if it is even and greater than 2। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें मिक्स करी हुई हैं। कह रहे हैं आपने बताना है कि वो नंबर इवन है और ग्रेटर देन 2 है, यानी आप इसमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनाएंगे एंड या और ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एंड का ऑपरेटर, तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये दो कंडीशनें टेस्ट करनी है। ये कौन कौन सी है? तो ये हो और साथ ही साथ ये होना भी ज़रूरी है। तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, इतना मुश्किल नहीं। तीसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर विच शुड बी एबल टू डू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर ऑपरेटर विथ स्विच स्टेटमेंट। यानी वही एक्सरसाइज जो आपने लास्ट लैब में की थी, लेकिन उसमें चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। इसमें डिपेंड करेगा कि प्लस परफॉर्म हो रहा है या माइनस, ये यूज़र बताएगा आपको। ठीक है, आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएं जिसमें या तो प्लस हो या तो माइनस हो या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या रिमाइंडर हो बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, और यूजिंग स्विच स्टेटमेंट आपने ये करना है। ठीक है, इफ एल्स से नहीं करना, स्विच से करना है। होम टास्क को देख लें अगर, तो राइट अ सी प्रोग्राम टू रिलेट टू इंटीजर एंटर बाय यूजिंग। अच्छा, रिलेट का मतलब है कि आपने दो नंबर लिए यूज़र से नंबर 1 और नंबर 2। अब आपने बताना है कि से नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 या नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2 या नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू नंबर 2। तो ये है, आपने कंपैरिजन बताना है दो नंबर का, तो ये भी अंडरस्टूड है, हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम 2 है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ करेक्टर इनपुट एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवेल और कंसोनेंट। ये वाली एग्जांपल पार्शियली मैंने अभी आपको करवाई। ठीक है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, आपने उसको कंप्लीट करना है।
और उसको ये बताना है वॉवेल है या कंसोनेंट। अगर वो वॉवेल नहीं है तो वो कंसोनेंट होता है, यानी कि अदर देन वॉवेल ए या यू के अलावा जो भी करेक्टर हैं एस टी यू पी वो कंसोनेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई डॉलर का सिंबल या स्पेशल सिंबल एंटर कर देता है तो ना वॉवेल है ना वो कंसोनेंट। लेकिन उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना आपने, सिर्फ ये देखना है वॉवेल है या कंसोनेंट है। टास्क नंबर 3 कह रहा है टेक डे नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड राइट आउट वेदर द डे इज़ वीक डे और इज़ पार्ट। ठीक है, यानी ये बताना है कि यूज़र ने नंबर एंटर किया 1, तो आपने बताना है कि वो वीकडे है या वीकेंड है। स्टार्टिंग आप ले लीजिए मंडे से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है वीक आपका मंडे से, तो अगर 1 से लेकर 5 तक नंबर आता है तो डेफिनेटली वो वीकडे है, और अगर 6 और 7 आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, वीकेंड है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये भी स्विच से करना है। अभी मैंने एग्जांपल दी, डिफ़ॉल्ट यूज़ कीजिएगा वीकेंड के लिए और बाकी सारे वीकडे। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके टास्क। अब अगर टास्क से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि लैब का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो रहा है मीटिंग का। कोई क्यूरी नहीं है, चलें तो क्लास फिर लैब कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।